हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर सेकंड। और बेटे यूनिट सेकंड का वीडियो नंबर 26। ये हमारा दूसरी यूनिट का 26वां वीडियो है। और बेटे, इससे पहले 25 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटे। तो अब हमें ये देखना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम किस बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटे। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है बेटे, ये देखो क्या लिखा हुआ है। परासरण तथा परासरण दाब, या इंग्लिश में आप कह सकते हो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम परासरण के बारे में बेटे बात करेंगे। एक तो हमें परासरण के बारे में बात करनी है, और बेटे एक बात करनी है परासरण दाब के बारे में। पर हम डायरेक्टली इन दोनों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इन्हें समझने के लिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और उनमें सबसे पहली जो बात है वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटे, हमें क्या समझना है। यहां में हेडिंग लिख रहा, देखो मैंने लिखा अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो सबसे पहले बेटे हमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का पता होना चाहिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली को आप कह सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली को आप क्या कह सकते हो बेटे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में सीखेंगे, और इसे सीखने के बाद फिर हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे। ठीक है बच्चों, सबका ध्यान होना चाहिए बेटे बोर्ड पे ही। देखो, हम बात करेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली की। उससे पहले बेटे मुझे एक बात बताओ आप। मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, और इस बर्तन में आपने भर रखा है एक विलियन। मान लो किसी बर्तन में आपने क्या भर रखा है? विलियन। विलियन को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? सॉल्यूशन। तो मान लो हमारे पास कोई बर्तन है बेटे, और उस बर्तन में आपने विलियन भर रखा है। और इस विलियन में बेटे दो घटक हैं। एक तो घटक ए है और एक घटक है बी। जैसे मैं आपको कह दूं कि घटक ए तो है पानी, ठीक है, और घटक बी है नमक। तो मान लो मैंने आपको क्या कहा बेटे, एक बर्तन है, बर्तन में हमने बेटे क्या भर रखा है? विलियन। और विलियन में कितने अवयव हैं, या कितने घटक हैं, या कितने कंपोनेंट हैं? दो। पहले कंपोनेंट को हमने बेटे क्या कहा? ए। और दूसरे कंपोनेंट को क्या कहा? बी। तो बेटे कंपोनेंट ए या घटक ए, मैंने कहा कि ये घटक ए है पानी, घटक बी क्या है बेटे? नमक। तो मैं आपको यूं कह रहा कि पानी अधिक मात्रा में है बेटे। पानी क्या है? अधिक मात्रा में तो है पानी, और नमक है बेटे कम मात्रा में। समझ रहे हैं ना आप? तो मुझे यूं बताओ, जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे बेटे क्या कहते हैं? विलायक या फिर सॉल्वेंट। क्या कहते हैं बेटे? विलायक या सॉल्वेंट। और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं विलेय। और विलेय को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? सॉल्यूट। क्या कहते हो बेटे? सॉल्यूट। तो हमें एक बात का पता है, ये चीज हमने पहले से पढ़ रखी है, कि यदि किसी विलियन में दो घटक हैं ए और बी, जैसे पानी और नमक, तो जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, और जो घटक बेटे कम मात्रा में होता है उसे विलेय या सॉल्यूट कहते हैं। और विलियन का आपको पता है कि विलियन को कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटे? सॉल्यूशन।
तो यहाँ अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप सर हमें ये बात क्यों पढ़ा रहे हो, इसे तो हमने पढ़ रखा है पहले से। बेटे मैं आपको किस लिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं आपको पूछ लूं कि ये तो पानी है ए और बी है नमक, तो पानी और नमक दोनों को जब आपस में मिला के आपने समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करा, जिसे आप विलयन कहते हो, तो उस विलयन में पानी के भी अणु हैं और नमक के भी अणु हैं, यानी पानी और नमक दोनों के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। तो मुझे बिल्कुल सही उत्तर दो कि पानी और नमक के पार्टिकल्स में से किसके पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा। बताओ, पानी के पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा या नमक के? तो आपका जवाब आएगा कि सर हमारे हिसाब से तो पानी के पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा। और बेटे आपका जवाब सही है। हालांकि पानी और घुलने के बाद नमक दोनों के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है। पर हम बिल्कुल एग्जैक्टली यदि इनका कंपैरिजन करें, आप मतलब इनका वास्तविक रूप से तुलना यदि आप इनकी करने चाह रहे, एग्जैक्टली कंपैरिजन करना चाह रहे, तो बेटे पानी के पार्टिकल्स थोड़े से छोटे हैं और नमक के पार्टिकल्स में आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों की बात करोगे तो थोड़े से बड़े हैं। समझ में आई बात? तो होगा क्या, मान लो मैं आपको 3 प्रैक्टिकल दे दूं करने के लिए। मैं आपको यूं कहूं कि मेरे पास जो है एक इस तरह की झिल्ली है, झिल्ली का मतलब लेयर मेम्ब्रेन, और मैं यूं कहूं कि ये हमारे पास है पॉलीथीन। क्या है बेटे? पॉलीथीन है। मैंने कहा कि पॉलीथीन है, ठीक है। एक तो ली मैंने पॉलीथीन, इतनी बड़ी शीट पॉलीथीन की ले ली। और बेटे एक ले लिया मैंने ऐसा उपकरण जो आपके घरों में होता है, ये उपकरण लिया मैंने दूसरा, ठीक है। ध्यान से देख लो आप इस उपकरण को, आपने अपने घरों में देखा है या नहीं देखा है? ये उपकरण है, क्या है ये बताओ। कुछ बच्चे बताएंगे जी ये है चाय छानने की छलनी, और उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे बताएंगे सर ये तो जो है हमें ऐसा लग रहा है जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन हो। बेटे नींबू निचोड़ने की मशीन होती तो इसके ऊपर भी एक हिस्सा बनाता मैंने सिर्फ एक हिस्सा बनाया। आपको पता है ये तो पॉलीथीन है, और यहाँ मैंने बताया कि यह है चाय छानने की छलनी। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं। और बेटे यहाँ मैंने एक लेयर लिया, एक झिल्ली ली, ठीक है, और उसका नाम है कॉपर फेरो साइनाइड। कॉपर फेरो साइनाइड की एक झिल्ली ले ली। समझ में आ रहा ना आपके? मैंने आपको यहाँ तो बताया कि किसी विलयन में 2 घटक होते हैं, एक तो अधिक और एक कम। जो अधिक होता है वो विलायक है, जो कम होता है वो क्या है? विलेय। फिर मैंने कहा यार चलो 3 प्रैक्टिकल कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया से। एक तो पॉलीथीन ले लो आप, पॉलीथीन की शीट, एक ले लो चाय छानने की छलनी ले लो, और एक ले लो आप कॉपर फेरो साइनाइड की इस तरह की झिल्ली। और आप क्या करो कि ये जो पानी और नमक का आपने विलयन तैयार कर रखा, इस विलयन को यार एक बार इस पे डाल के देख रहे क्या होगा। जब आप नमक के विलयन को, नमक के सॉल्यूशन को पॉलीथीन के ऊपर डालोगे, तो मुझे यूं बताओ बेटे, 2 चीज हैं पानी और नमक, यूं बताओ पानी और नमक में से कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा इसके आर पार निकल जाएगा? क्या पानी पॉलीथीन के आर पार निकल जाएगा? आप कहोगे ना जी पानी तो नहीं निकलने का है। मैं पूछूंगा क्या बेटे नमक जो पानी के अंदर घुला हुआ है वो पॉलीथीन के आर पार निकल जाएगा? आपको पता है कि नमक भी नहीं निकलने का और ना तो पानी निकलने का। तो जिस झिल्ली के आर पार ना तो निकलता हो विलायक और ना ही निकलता हो विलेय, उस झिल्ली को कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं बेटे? अपारगम्य झिल्ली। बताओ समझ में आ रही क्या बात? अपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसके आर पार विलयन का ना तो विलायक निकलता है और ना ही विलेय निकलता है। ठीक है बेटे। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों हमारे पास? हमारे पास है चाय छानने की छलनी। और मैं कह रहा चलो यार नमक के विलयन को यार इसमें तो डाल के देखो। तो नमक के विलयन को जब आपने इसमें डाला तो बेटे पानी भी निकल जाएगा आर पार और उसमें घुला हुआ नमक, दोनों निकल जाएंगे।
जब दोनों निकल गए तो मैं इसे कहूंगा पूर्ण पारगम्य झिल्ली। क्या कहूंगा बेटे? पूर्ण पारगम्य झिल्ली, ठीक है, या कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन। पूर्ण पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली है जिसके आर पार विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आसानी से चले जाते हैं, आर पार चले जाते हैं, ठीक है। तो अब आ रहे हम अपने असली टारगेट पे, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इसकी नॉलेज बेटे मुझे ही देनी पड़ेगी आपको। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली कैसी है? यदि आपने इसमें, वैसे कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा कि क्या खेल खेल रहे हैं हम, ठीक है बेटे, पर फिर भी यार समझो, मेरी जिम्मेदारी समझाने की है। मुझे पता है कि आजकल के बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, जैसे कि आपका तेज दिमाग है, सातिर दिमाग है, सातिर। तो बेटे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली में हम क्या करेंगे बेटे? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली में जब विलियन को आप ऊपर से डाल लोगे ना, तो बेटे नीचे सिर्फ क्या निकलेगा? पानी। नीचे सिर्फ पानी निकलेगा, जिसे कहते हो आप विलायक। तो बेटे विलायक तो निकल जाएगा नीचे, और ऊपर क्या रह जाएगा? ऊपर रह जाएगा आपका विलेय। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली एकमात्र तीनों में से ऐसी झिल्ली है जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने आर पार जाने की इजाजत दे रही है, विलेय को नहीं दे रही है। तो बेटे ऐसी झिल्ली को, जो विलायक के अणुओं को तो अपने आर पार जाने देती है पर विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती, ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं, जो हमारी हेडिंग है, क्या हेडिंग है हमारी? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है बेटे, समझ में आया सबके? क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो बेटे हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में आया बेटे, ऐसी झिल्ली, देखते रहियो ध्यान से, मैं सही लिख रहा क्या, जिसके आर पार, ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के अणु, जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा पाते हैं। किसके अणु ही जा पाते हैं बेटे? विलायक के अणु। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बताओ समझ में आई क्या आपके बात? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा पाएंगे, विलेय के नहीं जा पाएंगे। ठीक है बेटे, इसके हम कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं अंडे की झिल्ली। जो अंडे की झिल्ली होती है ना बेटे, अंडे की झिल्ली एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये बात ध्यान रखेंगे सब बच्चे। ठीक है बेटे, और इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो किशमिश व अंगूर की झिल्ली। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अर्धपारगम्य झिल्ली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किशमिश व अंगूर की झिल्ली। ठीक है बेटे, और आप जो है बेटे कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली, कैल्शियम फास्फेट की जो झिल्ली होती है वो भी बेटे अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ही व्यवहार करती है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक आप ध्यान रखना, जो अभी मैंने एग्जाम्पल में लिखा था कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है कि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली भी एक कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, मैंने आपको एक बात बता दी, ये बहुत तरह की झिल्लियां बता दी बेटे, ये सारी अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। पर यदि कोई आपसे यूं पूछ लेना कि यार तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे यूं बता दे कि सबसे अच्छी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, मतलब यदि हम प्रैक्टिकल करने जाएं
तो हम कौन सी अर्धपारगम्य झिल्ली का हमें प्रयोग करना चाहिए? इन सारे एग्जाम्पल्स में से सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेटे कॉपर फेरो साइनाइड। तो कॉपर फेरो साइनाइड की जो झिल्ली होती है ना बेटे, ये सबसे अच्छी झिल्ली है और इसका प्रयोग ही हम करेंगे प्रैक्टिकल्स में। ठीक है बेटे, तो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आ रहे हैं अपने पॉइंट पे। आपको सबको पता चल गया ना बेटे, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? जिसके आर पार केवल पानी जा सकता हो, नमक ना जा सकता हो। पानी में कुछ भी घोल रखा वो नहीं जानेगा, जिसे आप विलय कहते हो, विलायक जाएगा केवल आर पार। तो हम अब बात करेंगे बेटे परासरण की। किसकी बात करेंगे बेटे? परासरण, जो हमारा मेन टॉपिक है। परासरण कह दो या फिर आप कह सकते हो ऑस्मोसिस। आप परासरण भी कह सकते हो बेटे, और क्या कह सकते हो? ऑस्मोसिस। इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रही। मैं आपको यूं कह रहा बेटे कि मान लो आपके पास एक बर्तन है। यार थोड़ा बड़ा सा बर्तन बनाऊं। मान लो हमारे पास एक बर्तन है इस तरह का, और इस बर्तन में बेटे मैंने बीच में लगा दी, यहाँ जो लगाई ना ये, इसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगाई बीच में? क्या लगाई बेटे? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी बीच में। और बेटे इधर भी एक विलियन भर दिया और इधर भी एक विलियन भर दिया। इधर जो मैंने विलियन भरा वो लिख रहा मैं सांद्र विलियन। क्या लिखा बेटे? सांद्र विलियन। इधर तो भरा मैंने सांद्र विलियन यानी गाढ़ा विलियन, और इधर बेटे मैंने भर दिया तनु विलियन। समझ में आ रहा प्रैक्टिकल आपके? आप क्या करोगे, एक बर्तन लोगे और उस बर्तन में बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाओगे, और बेटे एक तरफ तो भरोगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो सांद्र विलियन है और तनु विलियन है, इनमें होगा मुकाबला। ठीक है, इनमें क्या होगा? मुकाबला होगा। कैसा मुकाबला होगा बताओ? देखो मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। आपको पता है कि जो विलियन है, विलियन के कण सारे ब्राउनी गति कर रहे होंगे, जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति करते समय एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, बर्तन की दीवारों से भी टकरा रहे होंगे, और बेटे अर्धपारगम्य झिल्ली पे भी तो टकरा रहे होंगे, ऐसे यहाँ भी तो टकरा रहे होंगे बेटे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो तनु विलियन के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, एक दाब पैदा कर रहे हैं, उसका नाम आप कहते हो वाष्प दाब। उसे क्या कहते हो आप? वाष्प दाब कहते हो, वाष्प दाब। ठीक है, मैं यहां लिख रहा, मैंने लिखा वाष्प दाब है। क्या है बेटे? ये वाष्प दाब। और इस वाले वाष्प दाब को मैं P1 कह रहा हूं। क्या कह रहा बेटे मैं? P1। अब सांद्र विलियन है, यार सांद्र विलियन का कोई कम है? सांद्र विलियन के पार्टिकल्स भी ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे, और जिगजैग मोशन करते हुए ये भी तो टक्कर मार रहे होंगे। तो ये भी तो कह रहे हैं यार वाष्प दाब तो हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर है तो हमारे अंदर भी वाष्प दाब है। ये जो वाष्प दाब, ये वाला वाष्प दाब ही तो है इनका, और इस वाष्प दाब को चलो यार P2 कह दो ना। तो तनु विलियन का वाष्प दाब P1 और सांद्र विलियन का वाष्प दाब P2, दोनों में मुकाबला हो रहा। अब जरा आप सोच के बताओ मुझे, आप बेटे एक बात सोच के बताओ कि P1 और P2 में, ये लिख दिया मैंने P1 और लिख दिया P2। आप मुझे भी बताओ तनु विलियन और सांद्र विलियन में से किस विलियन का वाष्प दाब अधिक होगा? बताओ, वेपर प्रेशर किसका होगा बेटे अधिक? तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है इस चैप्टर की पूरी, उनका आंसर बिल्कुल सही आएगा कि जो तनु विलियन होता है उसका वाष्प दाब होता है अधिक। तो मैं ऐसा निशान लगाऊंगा यहाँ, P1 इज ग्रेटर देन P2। इसका मतलब है बेटे तनु विलियन का वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि तनु विलियन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, और जितने कणों की संख्या कम होगी तो जल के अणुओं के पास उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा, और जब गतिज ऊर्जा होगा तो वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा तो टक्कर तेजी से मारेंगे, टक्कर तेजी से मारेंगे तो वाष्प दाब अधिक होगा ही बेटे। तो तनु विलियन का वाष्प दाब अधिक होता है, सांद्र का होता है कम। जैसे छोटे छोटे पतले पतले बच्चे तेज भाग सकते हैं, और जो मोटा होगा एकदम बहुत मोटा, वो तेज भाग लेगा क्या कहीं? तो सांद्र विलियन ऐसा है जैसे कोई बहुत मोटा आदमी हो, ठीक है, और तनु विलियन ऐसा है जैसे कोई बहुत पतला आदमी।
तो आप पतले आदमी और मोटे आदमी की रेस लगवा दो तो कौन जीतेगा बताओ। सामान्य रूप से यदि सारी बात करी जाए तो पतला आदमी तो जीतेगा। तो इसका मतलब हमें पता चला है कि P1 तो है ज्यादा और P2 क्या है कम। और जब P1 ज्यादा है और P2 कम है तो बेटे जल के अणु कहाँ गति करेंगे। तो बेटे जल के अणु गति करेंगे इस तरफ, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। ध्यान से देखियो, जल के अणु कहाँ गति करेंगे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अब आप सोच रहे होंगे यार नमक का तनु विलयन है या चीनी का है, किसी के भी है ये तनु और सांद्र विलयन। मान लो नमक का विलयन है तो नमक के पार्टिकल्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो टक्कर मार रहे होंगे, पर वे पड़ली तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, पानी तो जा सकता है उधर पर नमक नहीं जा सकता उधर। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपने मेम्ब्रेन लगाई इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और बेटे अर्ध पारगम्य झिल्ली सिर्फ विलायक यानी जल के अणुओं को ही कहती है कि भाई तुझे जाना तो तू चला जा, पर नमक को, चीनी को, ग्लूकोज को, यूरिया को बिल्कुल नहीं जाने देने की मैं आर पार। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके समझ में आया होगा कि जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को या सॉल्यूशन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग अलग या पृथक किया जाता है तो जल के अणु या विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। और इस गति को ही कहते हैं बेटे परासरण। क्या कहते हैं इसे, परासरण या ऑस्मोसिस। और यदि आपके कुछ नहीं समझ में आता, मैंने हालांकि रीजन एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा हो क्यों रहा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल क्यों मूव कर रहे हैं। आपको बता दिया कि जो तनु विलयन है उसका वाष्प दाब ज्यादा है और जो बेटे सांद्र विलयन है उसका वाष्प दाब तो यार कम है। तो जिसका वाष्प दाब ज्यादा है वही तो जीतेगा। टक्कर जब बराबर की आपके मुकाबला होगा तो जो जीतेगा वो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। और वाष्प दाब किसका ज्यादा है बेटे, तनु विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है। बताओ समझ में आ रहा क्या। तो जो तनु विलयन है उसमें से जल के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं और इस तरीके की गति को हम क्या कहते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस। तो समझा दिया मैंने आपको, लिखवा दूं अब। तो लिखेंगे हम, जब दो भिन्न भिन्न है, ये ध्यान रखियो, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को, समझते रहियो बेटे, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता माने एक तनु एक सांद्र है, विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली, लिखा बेटे चाहे पूरा लिख लियो जब नोट्स बनाओगे, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक माने अलग करना, पृथक किया जाता है तो विलायक, केवल विलायक के अणु तो मूव करेंगे। चलो मैं ब्रैकेट में लिख रहा जल के लिए, तो विलायक के अणु तनु विलयन से, कौन से विलयन से बेटे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ठीक है बेटे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है बेटे। विलायक के, ये विलायक पानी विलायक ही तो है, विलायक के अणुओं की इस प्रकार की, विलायक के अणुओं की इस प्रकार की गति को आप क्या कहोगे बताओ, परासरण कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या आपके बात, आपको पता चल गया ना परासरण क्या है, ठीक है बेटे, पता चल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे की बात पढ़ा रहा, बहुत मजेदार बातें हैं आज हमारे पास। ले लिया, ठीक है बेटे।
बेटे आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। सबसे अच्छी बात यह है कि परासरण की क्रिया उस समय तक होती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप ध्यान रखोगे इस चीज को, क्योंकि तनु विलयन में से जल के अणु निकल रहे हैं और सांद्र विलयन में जा रहे हैं। तो तनु विलयन में से जल के अणु निकल रहे हैं, इसका मतलब तनु विलयन तो धीरे धीरे होता जा रहा है सांद्र, और सांद्र विलयन में जल के अणु लगातार जा रहे हैं, तो सांद्र विलयन होता जा रहा है धीरे धीरे तनु। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी। तो जिस समय दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी उस समय परासरण की क्रिया रुक जाएगी सामान्य रूप से। ठीक है बेटे। और अब हम अगले अपने पॉइंट पे जा रहे हैं। देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पे लिखा हुआ है परासरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है बेटे। और आप देख रहे हैं, बोर्ड पे देखते रहना बेटे सब बच्चों को। लिखा हुआ है कि परासरण दो प्रकार का होता है। एक तो लिखा हुआ है आपका अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस, और एक लिखा हुआ है बेटे बाह्य परासरण या एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैं समझाऊंगा, दिमाग की जरूरत पड़ेगी थोड़ा ज्यादा, ध्यान से देखते रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है बेटे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतः परासरण। अंतः परासरण का मतलब पता क्या है बेटे? आप एक काम करो, आप एक बड़ा सा बर्तन ले लो। ये बर्तन ले लिया मैंने एक बड़ा सा, ठीक है। और इस बड़े से बर्तन में भर दो आप पानी। इसमें मैंने भर दिया पानी, ये लिख दिया H2O। ठीक है। H2O लिख दो या वाटर लिख दो या पानी लिख दो या जल लिख दो। जल के पर्यायवाची तो याद ही होंगे आपके, कुछ भी लिख दो चाहे। और इसमें बेटे आप एक किशमिश डुबा दो। ये डुबाई हमने किशमिश। कहाँ लिखूं इसका नाम? यहाँ लिख दो नीचे। इसमें डुबाई हमने किशमिश। किशमिश सब बच्चों को पता है, खाते हैं सब घर में। जब अच्छा अच्छा खाना बनता है तो उस खाने में आपकी मम्मी क्या डालती है? किशमिश। और कुछ बच्चों को तो किशमिश बहुत बेकार लगती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किशमिश को छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। तो आपने एक बर्तन में पानी लिया और बेटे पानी में क्या डुबाई? किशमिश। किशमिश बेचारी सिकुड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम कैसी है? सिकुड़ी हुई। तो मुझे यार सोच के बताओ एक बात, तुम मुझे यूं बताओ कि किशमिश के अंदर जो घोल है, किशमिश के अंदर जो भी विलयन भरा हुआ है, वो विलयन सांद्र होगा या नहीं होगा? किशमिश के अंदर का विलयन कैसा होगा बेटे? सांद्र होगा, पक्की बात है। और बाहर क्या है? पानी। और पानी कैसा है? किशमिश के विलयन के मुकाबले क्या है? तनु। ठीक है। तो मुझे यूं बताओ कि परासरण की क्रिया होगी या नहीं होगी? अब तुम यूं कहोगे जी परासरण की क्रिया तो वहां होती है जहां अर्धपारगम में झिल्ली होती है। तो बेटे अर्धपारगम में झिल्ली तो इसमें भी है। मैंने आपको लिखवाया था कि किशमिश और अंगूर का जो आवरण होता है वो अर्धपारगम में झिल्ली का काम करता है। और मैंने बताया था कि परासरण की क्रिया में क्या होता है? जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो किशमिश के बाहर कैसा विलयन है? तनु विलयन यानी पानी। और किशमिश के अंदर क्या है? सांद्र विलयन। तो जल के अणु क्या करेंगे बेटे? बाहर से अंदर की तरफ गति करेंगे। परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की तरफ होगी। और जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की तरफ होती है तो उसे कहते हैं अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस। तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे? कुछ समय बाद ये किशमिश फूल जाएगी, इस तरह फूल के क्या हो जाएगी? मोटी। ठीक है। तो ये है अंतः परासरण। तो आप लिख सकते हो कि किसी जब किसी किशमिश को जल में डुबाया जाता है तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं। आपको पता है क्यों जाने लगते हैं? कारण मैंने समझा दिया ऊपर आपको। इस घटना को
इस घटना को क्या कहोगे बताओ? इस घटना को अंतः परासरण क्या कहते हैं बेटे? अंतः परासरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अंतः परासरण। अब आ जाओ आप अगली बात पे, दूसरी बात को समझेंगे। चलो, ये है बाह्य परासरण। आप एक बर्तन लो ऐसा ही, ये हमने एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, और इस बर्तन में आपको क्या भरना है? ध्यान से सुनियो जरा। इस बर्तन में भरना है नमक या चीनी का सांद्र विलयन। चीनी का बहुत सांद्र लिख रहा मैं, बहुत सांद्र विलयन। नमक या चीनी का बहुत सांद्र विलयन भरो, बिल्कुल गाढ़ा, जिसे आप संतृप्त विलयन बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें रख दो एक बेचारा अंगूर, खुशी खुशी इसमें डूब गया, यूं नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है। चीनी का बहुत सांद्र विलयन है, तो यहाँ ये कैसा विलयन है बेटे? सांद्र। ध्यान रखना है, सांद्र विलयन है बाहर की तरफ। और अंगूर के अंदर का जो विलयन है वो कैसा है? तनु विलयन। अंगूर के अंदर का विलयन कैसा है बेटे? तनु विलयन है। तो यूं बताओ, जल के अणु हल्के से गाढ़े की तरफ ही तो मूव करेंगे, तनु से सांद्र की तरफ। तो जल के अणु अंगूर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अंगूर के अंदर का विलयन कैसा है? तनु, और बाहर का क्या है? सांद्र। तो अंगूर कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। ठीक है, तो पिचक जाएगा तो जल के अणु अंदर से बाहर की तरफ को निकल रहे, इसलिए कहते हैं इसे बाह्य परासरण या एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, जब किसी अंगूर को, ठीक है, अंगूर ही लिखना है, लंगूर किसी को नहीं लिखना है बिल्कुल भी। जब किसी अंगूर को चीनी के या नमक के, किसी के भी बना लियो, चीनी के, मैं संतृप्त लिख रहा हूं। संतृप्त का मतलब बहुत ज्यादा सांद्र, आपको मैंने पढ़ा रखा है संतृप्त। चीनी के संतृप्त विलयन में, चीनी के संतृप्त विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है बेटे, चीनी के संतृप्त विलयन में डुबाया जाता है। तो जल के अणु, जल एक विलायक है ना, जल के अणु जल के अणु अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं। जिसके कारण बेचारा अंगूर, बेचारा नहीं लिखना, अंगूर ही लिख दियो बस, अंगूर पिचक जाता है, पिचक जाता है। यह क्रिया या यह घटना लिख दो, एक ही बात है। यह घटना क्या कहलाती है बेटे? बाह्य परासरण कहलाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? बाह्य परासरण क्या है? जल के अणु बाहर की तरफ को निकल रहे ना। एक बात ध्यान रखनी है, अंगूर है लिख देना है आपको एग्जाम में कि अंगूर है। जैसे यहाँ लिखा ना, यहाँ तो नहीं हमने लिखा, ये लिखा किशमिश है, तो वहां वो अंगूर है। बताओ समझ में आया क्या? अंतः परासरण और बाह्य परासरण किसे कहते हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो देखो बेटे अब क्या पढ़ेंगे हम, देखो बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है, परासरण तथा विसरण में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। परासरण तथा विसरण में अंतर। अब परासरण तो आपकी समझ में आ गया कि दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दो, अलग अलग कर दो, तो जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को परासरण कहते हैं। यह बात तो आपकी बेटे समझ में आ गई, पर यह डिफ्यूजन या विसरण क्या है, इसे भी मैं 1 मिनट में समझा रहा, समझो ध्यान से। वैसे आपने डाल्टन का नियम पढ़ा था, ठीक है, विसरण का, पर मैं फिर भी आपको समझा रहा कि मान लो आपके पास एक रूम फ्रेशनर है, मान लो क्या है बेटे? रूम फ्रेशनर। और रूम फ्रेशनर को आप अपने कमरे के एक कोने में ले जाओ और कोने में ले जाके उसे स्प्रे कर दो। तो जब आप उसे कोने में स्प्रे करोगे तो जिस जगह आपने रूम फ्रेशनर को स्प्रे करा है
उस जगह उसका सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा और धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कमरे के हर एक कोने में से रूम फ्रेशनर की खुशबू आ रही होगी। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब आपने रूम फ्रेशनर को एक कोने में स्प्रे करा था, पर वो कोने से बेटे पूरे कमरे में फैल गया। तो इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, वे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलने का उनमें एक प्रकृति होती है, उनका नेचर होता है ऐसा। और बिखरना भी आप इसे कह सकते हो, इस बिखरने के नेचर को ही कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, जैसा आपका घर में जो एलपीजी का गैस सिलेंडर है खाना बनाने का, यदि वो लीक हो जाए तो जहां वो लीक हुआ वहां तो उसका सांद्रता बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे पूरे घर में उसकी खुशबू या बदबू, जो भी कुछ आप उसे कहते हो, वो फैल जाती है पूरे घर में। तो बताओ वो बिखर नहीं गई क्या सारे में गैस? सारे में जब गैस बिखर गई तो बिखरने को ही तो कहते हैं बेटे विसरण। ठीक है, तो चलो देख रहे, हमने एक तरफ तो लिखा परासरण और बेटे दूसरी तरफ क्या लिखा है? विसरण। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहली बात परासरण में इसमें ध्यान रखना है कि जो अणु होंगे ना बेटे, अणु 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 तनु विलयन से, ये तो सिखाया मैंने आपको, अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। बताओ बेटे सिखाया या नहीं? तो हल्के घोल से गाढ़े घोल की ओर गति करते हैं। ठीक है, और यहां देखेंगे हम इसमें इसमें अणु जो हैं बेटे, अभी बताया मैंने आपको, अणु कहाँ गति करेंगे? सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आई बात? अच्छा, एक और बात देख लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरी बात पता क्या है? परासरण है ये परासरण, इसमें बेटे अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है। अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है अपने आप लिख लियो आप, अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें चाहिए जरूर। और इधर में क्या लिखूंगा? अर्धपारगम्य झिल्ली को एसपीएम लिख दूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां लिखूंगा आवश्यक नहीं है। यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटे अर्धपारगम्य झिल्ली की। ऐसा तो है नहीं कि रूम फ्रेशनर को आप स्प्रे कर रहे हो और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाओगे, जब भी पूरे कमरे में खुशबू फैलेगी इसकी। ठीक है, तीसरी बात, बहुत बढ़िया बात है, आपके समझ में आ जाएगी। परासरण में बेटे एक खासियत है कि केवल विलायक के, विलायक माने जल है बेटे, यहाँ जल, केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। बताओ ये बात सिखाई नहीं थी क्या मैंने? केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं बेटे इसमें, किसमें? परासरण में। और इसमें बताऊं आपको, इसमें विलेय व विलायक, समझ में आ गया होगा अब आपके। ठीक है, बहुत होशियार हो तुम, प्रोसेसर बहुत अच्छा लगा रखा ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर। विलेय व विलायक के अणु गति करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे अंदर प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम आउटडेटेड हो गए ना, पुराने मॉडल हो गए। ठीक है बेटे तो पुराने मॉडल हो गए तो हमारा प्रोसेसर जरा आउटडेटेड हो गया, और आप हो लेटेस्ट मॉडल जिसमें बार बार अपडेट भी हो रहा, तो आपका प्रोसेसर बेटे बहुत अच्छा है और आप ही इस देश को संभाल लोगे आगे चल के, और इस दुनिया को आपको ही संभालना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आ जाओ आप। नंबर 4 पे है बेटे परासरण। परासरण केवल द्रव में होता है। ठीक है बेटे, कहाँ होता है? द्रव में। परासरण केवल द्रव में होता है, ठोस या गैस में नहीं होने का। और जबकि हम विसरण की बात करें, विसरण द्रव
वह गैस द्रव में भी होता है बेटे, दोनों में होता है। ठीक है, दूं एक एग्जांपल। आप एक बाल्टी में पानी भर लो और पानी भर के जो है ना उसमें ऊपर से वो डाल दियो जो मम्मी कपड़े नीले करने के लिए डालती है ना, नील नहीं डालना है, लिक्विड वाला नील डालना है, लिक्विड वाला जो लिक्विड नील आता है ना शीशी में, उसे डाल दियो आप एक बाल्टी में पानी भर के, तो वो नील पूरी बाल्टी में फैल जाएगा। तो वहां बेटे परासरण नहीं हुआ है, वहां क्या हुआ है बेटे, विसरण। और पांचवा अंतर देखो क्या है, पांचवा अंतर है कि परासरण को रोका जा सकता है। अब कैसे रोका जा सकता है यार, वो तो मैं ही समझाऊंगा। परासरण को रोका जा सकता है, तो परासरण की क्रिया को बेटे आप रोक सकते हो, माने कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा। और बेटे विसरण, विसरण को रोका नहीं जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं होने का कि आपने अपने कमरे में एक बार रूम फ्रेशनर छिड़क दिया ना एक तरफ, फिर आप छिड़कने के बाद कह रहे यार अच्छी नहीं है, इसे रोको रोको किसी तरह, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, वो झेलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसका वैसे एक तोड़ है, वो तो प्रोसेस हो जाएगा। आप उसके बाद डिओड्रेंट छिड़को अपने कमरे में तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिओड्रेंट का काम होता है ऑर्डर को खत्म करना, ऑर्डर माने स्मेल, डिओड्रेंट का मतलब जो स्मेल को खत्म कर दे उसे कहते हैं डिओड्रेंट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे, बिल्कुल। हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखा हुआ है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम आए हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल है बेटे, ध्यान से समझिए सब बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट करूं। देखो मैं आपको समझा दूं पहले। मान लो हमारे पास एक बर्तन है इस तरह का, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ये बर्तन है बेटे हमारे पास, और इस बर्तन में हमने बीच में वही अपनी पुरानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। क्या है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। और बेटे इसमें एक तरफ तो हमने भर रखा है, इधर एक विलियन भर रखा है, एक विलियन इधर भर रखा है। मैं आपको कह रहा कि इधर तो आपके पास विलियन नहीं यार इसमें भरते, इसमें भरेंगे शुद्ध जल। क्या भरेंगे? शुद्ध जल, या आप कह सकते हो विलायक। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है, ध्यान से सुन लियो कि बर्तन में बीच में तो लगी होनी चाहिए अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक तरफ भरा होना चाहिए शुद्ध विलायक जैसे शुद्ध जल। क्या भरना है इस चीज को ध्यान से देख लो आप, शुद्ध विलायक या शुद्ध जल भरना है। और दूसरी तरफ आपको वो विलियन भरना है जिस विलियन की या जिस विलियन का आपको क्या निकालना है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप एक इस तरह का उपकरण तैयार करोगे, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करोगे बेटे। उस इंस्ट्रूमेंट में एक तरफ तो भरा होगा शुद्ध विलायक और एक तरफ भरा होगा विलियन। शुद्ध विलायक तो आपको मिल ही जाएगा, विलियन कौन सा है? विलियन वो है जिस विलियन का हमें परासरण दाब निकालना है। अब आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि शुद्ध विलायक से जल के अणु विलियन की तरफ गति करेंगे, क्योंकि शुद्ध विलायक क्या है? तनु। और विलियन में चाहे 1 चम्मच नमक घुल रही हो, चाहे आधी चम्मच नमक घुल रही हो, चाहे 2 चम्मच नमक घुल रही हो, बेटे विलियन जो है शुद्ध पानी से तो सांद्री होगा यो, पानी ये शुद्ध जल है, इसमें तो नमक है ही नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ क्या है? विलियन, इसमें कम से कम आधा चम्मच तो नमक का होगा ही बेटे। तो इसमें यदि आधा चम्मच नमक का है तो इसे मैं कहूंगा सांद्र और इसे कहूंगा तनु। तो जल के अणु हल्के घोल से माने तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर गति करने लगेंगे, और गति करते रहेंगे मीन्स परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? अब आया दिमाग का खेल। आप बेटे यहाँ एक इसके ऊपर इस तरीके से एक पिस्टन लगाओगे। क्या लगाओगे? पिस्टन। यहाँ लगा रहा बेटे मैं पिस्टन, देखते रहियो ध्यान से। ये मैंने लगा दिया यहाँ पिस्टन। क्या लगाया बेटे? पिस्टन लगा दिया मैंने यहाँ।
ये लिख रहा मैं यहाँ, ये मैंने लगा दिया पिस्टन, एक पिस्टन लगा दिया बेटे। और यार एक काम और करो, यहाँ एक छोटा सा पाइप लगा दो आप, और उस पाइप में लगा दो दाब मापी। यहाँ उसमें एक सुई होगी और वो सुई इस तरह चल रही होगी, ये लगाया मैंने दाब मापी। या दाब मापी को आजकल के बच्चे कहते हैं प्रेशर गेज। और प्रेशर गेज आपने डेली लाइफ में देखा है और रोज देखते हो आप। पता कहाँ देखते हो? जब आपकी साइकिल में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में हवा कम हो जाती है ना, तो आप हवा डलवाने के लिए जाते हो और फिर कहते हो कि अगले टायर में अंकल 40 कर देना, पिछले टायर में अंकल 45 या 50 कर देना। तो वे जिस मीटर को या इंस्ट्रूमेंट को या उपकरण को लगाकर टायर में आपके हवा का दाब नापते हैं, वो है प्रेशर गेज या दाब मापी। ठीक है बेटे? तो हमारा इंस्ट्रूमेंट देखो, समझ में आया क्या आपके? आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, और बेटे बर्तन में क्या है? बर्तन में एक तरफ भरा हुआ है शुद्ध जल या शुद्ध विलायक, और बेटे दूसरी तरफ भरा हुआ है वो विलयन जिसका परासरण दाब निकालना है, और उस विलयन के ऊपर लगा हुआ है एक पिस्टन, एक दाब मापी। ठीक है? पिस्टन आपको पता है ऐसा होता है जैसा हवा भरने का पंप। ठीक है? तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होगी। तो आप क्या करोगे बेटे? परासरण की क्रिया को रोकना है, आप इस पिस्टन को नीचे को दबाओगे। जब पिस्टन को नीचे दबाओगे तो परासरण की क्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी। आप पिस्टन को और दबाओ, पिस्टन को और दबाओगे तो परासरण की क्रिया और भी स्लो हो जाएगी। आप बेटे पिस्टन को इतना दबा दो कि परासरण की क्रिया रुक जाए। पिस्टन को कितना दबाना है कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन को आपने दबाया, और जितना दाब आपने लगाया परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, वो दाब आपकी दाब मापी में आ जाएगा, और उस दाब को ही आप कहोगे परासरण दाब। क्या कहोगे बेटे? परासरण दाब। वैसे परासरण दाब की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर सबसे अच्छी परिभाषा मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है? मैं 50 तरह की परिभाषाएं आपको परासरण दाब की बता दूंगा, पर ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, और इसी से ही बेटे न्यूमेरिकल्स भी हमारे होंगे। तो हमने सीखा, क्या सीखा देखियो जरा। जब किसी विलयन, ध्यान से देखते रहियो, जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक, यह बात ध्यान रखनी है, शुद्ध विलायक होना चाहिए बेटे। जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, पता ना एसपीएम का मतलब क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक करना माने अलग करना, पृथक किया जाता है। समझते रहियो ध्यान से, मैं सही लिख रहा या नहीं। तो परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से, परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से किसकी ओर होती है बेटे? विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। बताओ सही नहीं लिख रहे क्या हम? विलयन की ओर ही तो होगी बेटे। अब सुनियो ध्यान से जरा मैं क्या लिख रहा हूं। इस परासरण की क्रिया को, ये जो परासरण की क्रिया हो रही ना बेटे, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, इसे रोकना ही तो है। परासरण की क्रिया को क्या करना है? रोकना है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, विलयन पर लगाना दाब, शुद्ध विलायक पे नहीं लगाना बिल्कुल भी। विलयन पर जो अतिरिक्त, एक्स्ट्रा ही तो दाब लगाया हमने बाहर से पिस्टन लगा के, अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। अतिरिक्त दाब क्या होता है बेटे? लगाया जाता है।
उसे दिए गए विलयन का, उसे दिए गए विलयन का, जो विलयन हमें दिया गया था, यही तो दिया गया था, दिए गए विलयन का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? प्रैक्टिकल आपके समझ में आ जाना चाहिए 100%। ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, देखो सुनो ध्यान से। यदि आपको परासरण दाब निकालना है तो उसका एक तरीका और है, वैसे तो बहुत सारे तरीके, एक छोटी सी बात सीख लो आप। परासरण दाब को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूं बताइए वाष्प दाब विलायक का ज्यादा होगा या विलयन का? तो आपका जवाब आएगा कि सर वाष्प दाब तो उसका ज्यादा होगा जो इसमें हल्का होगा, माने तनु होगा। और तनु कौन है? शुद्ध विलायक तनु है, ये सांद्र है, इसके मुकाबले तो सांद्र ही है। तो यदि आपको क्या निकालना है बेटे, परासरण दाब निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि विलायक का वाष्प दाब लिखो। क्या लिखो बेटे? विलायक का वाष्प दाब, और उसमें से क्या घटा दो? उसमें से घटा दो विलयन का वाष्प दाब। यदि आप विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दोगे तो आपके पास परासरण दाब आ जाएगा। तो हमारी एक और परिभाषा भी तो बन जाएगी। हमारी परिभाषा बनेगी विलायक के, विलायक माने शुद्ध विलायक है, ध्यान रखना है, विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब के क्या लिखूंगा बेटे? अंतर को विलयन का, परासरण दाब विलयन का होता है, ध्यान रखियो, विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बेटे, मैं साइड में हट रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात पड़ेगी। लियो यार स्क्रीनशॉट जल्दी से, बढ़िया था, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। देखो बेटे अगले पॉइंट पे मूव कर रहे हैं हम, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। एक तो लिखा हुआ है अति परासरी विलयन, और एक लिखा हुआ है अल्प परासरी विलयन, और लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बेटे ये जो लिखा हुआ है अल्प परासरी विलयन, इसे अधः परासरी विलयन भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो मैं समझा रहा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास दो विलयन हैं, दो विलयन की आप तुलना करोगे। ठीक है, आप कम से कम कितने विलयन लोगे? दो विलयनों में से जिस विलयन का, दो विलयन आपने लिए और जिस विलयन का परासरण दाब, जिस विलयन का बेटे परासरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। दो विलयन आप लोगे, उन दोनों विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा ना बेटे, उसे अति परासरी, उसे क्या कहेंगे? अति परासरी विलयन। कौन से को कहेंगे? जिसका परासरण दाब क्या होगा? अधिक। तथा जिस विलयन का, एक विलयन दोनों में से ऐसा होगा जिसका परासरण दाब क्या होगा बेटे? कम। जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे क्या कहोगे आप? उसे आप कहोगे, समझ में आ गया होगा, आपका दिमाग बहुत तेज है, उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या? आप कहोगे सर बच्चों वाली बात है, इसमें समझने वाली बात क्या है? भाई जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा वो तो होगा अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा वो होगा
अल्प परासरी विलयन या अधः परासरी विलयन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। पर सिंपल सी बात है यार, जरा हिम्मत है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, देखो अभी पता चल जाएगा कितनी सिंपल बात है। मैं एक छोटा सा चैलेंज कर रहा हूं आपको। मान लो आपके पास एक बर्तन है, ये इस तरह का आपके पास क्या है, एक बर्तन। और इस बर्तन में बेटे हमने लगा दिया है बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया बेटे, अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर और इधर मैंने 2 विलियन भर दिए। इस बेचारे विलियन का नाम ए रखा और इसका नाम रखा बी। ये जो विलियन है ये तो है बेटे सांद्र विलियन। कैसा विलियन है, सांद्र विलियन। और ये है तनु विलियन। ऐसा मान लो कि इसमें तनु विलियन में तो 1 चम्मच नमक का घुला हुआ है और इसमें घुले हुए हैं 5 चम्मच। तो यार तुम्हारे अंदर जब कंसेप्ट समझने की बहुत ज्यादा वो है, मतलब लगन है, तो अब यार जरा बताओ देख के कि विलियन ए और विलियन बी में से कौन से विलियन का परासरण दाब अधिक होगा। 1 मिनट का टाइम है, सोच के बताओ दोनों में से किसका परासरण दाब अधिक होगा। कमेंट कर दो मुझे, कमेंट, ठीक है। देखूंगा मैं कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा। बेटे सांद्र विलियन और तनु विलियन, दोनों विलियनों में से कौन से विलियन का परासरण दाब ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपका कुछ का आंसर आ रहा होगा जी तनु विलियन का परासरण दाब अधिक होगा, और कुछ का आंसर आ रहा होगा सांद्र विलियन का परासरण दाब अधिक होगा, और कुछ बच्चे आंसर देंगे जी पता ही नहीं चल रहा यार किसका परासरण दाब अधिक होगा किसका कम होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा बिल्कुल 100%। ध्यान दो जरा। अच्छा, यहाँ तो बड़ा आसान लगा आपको कि जिसका परासरण दाब अधिक है उसे तो कह दो अति परासरी विलियन, जिसका परासरण दाब कम है उसे कह दो बेटे अल्प परासरी विलियन। और यहाँ आप आंसर दे रहे हो कि जो तनु विलियन है उसका परासरण दाब अधिक है और सांद्र का है कम। ज्यादातर बच्चे ये आंसर दे रहे हैं कि इसका परासरण दाब ज्यादा है इसका कम है। बेटे तनु विलियन का परासरण दाब ज्यादा नहीं है। जिसे आप परासरण दाब सोच रहे हो ना बेटे, वो परासरण दाब नहीं है, वो तो बेटे वाष्प दाब है। आप सोच रहे हो कि तनु विलियन है, और तनु विलियन है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है, और इसमें जब कण कम है तो प्रत्येक कण के पास ऊर्जा ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, और गतिज ऊर्जा ज्यादा तो वेग ज्यादा है, और वेग ज्यादा तो टक्कर तेजी से मारेंगे। और जो टक्कर मारेंगे, टक्कर मार के जो दाब लगा रहे उस दाब का नाम थोड़ा ही है परासरण दाब। उस दाब का नाम थोड़ा ही है बेटे परासरण दाब, उस दाब का नाम तो वाष्प दाब है। और इधर से आप कह रहे सांद्र विलियन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेग कम है, वेग कम है तो बेचारा धीरे से टक्कर मारेगा, और धीरे से टक्कर मारेगा तो आप कह रहे इसका परासरण दाब कम है। बेटे जिसे आप परासरण दाब मान रहे हो वो परासरण दाब नहीं है, वो तो वाष्प दाब है। और मैंने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि वाष्प दाब किसका ज्यादा है, मैंने तो बेटे यूं पूछा परासरण दाब किसका ज्यादा है। अब बताओ कंसेप्ट में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब लग रहा होगा कि हाँ यार हम जिसे इतने हल्के में ले रहे थे वो इतना हल्के में लेने की चीज नहीं है। देखो जरा, मैं बता रहा किसका परासरण दाब ज्यादा है और किसका कम है। लेट्स डू ए प्रैक्टिकल। देखो हमारे पास एक बर्तन है और एक बर्तन और है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपना दिमाग तेज कर रहे हैं। इधर भी बीच में मैंने लगा दी एसपीएम, बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर भी लगा दी एसपीएम, ठीक है। यहाँ लगा दिया बेटे एक प्यारा सा पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया, ये इसका हैंडल है, इसे पकड़ के हम दबाएंगे। और इसमें भी इधर लगा दिया एक पिस्टन। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है, आपको बड़े हो गए इस पूरी दुनिया को संभालना है। देखो 2 बर्तन हैं, मुझे जो है बेटे इस बर्तन में एक तरफ मान लो मुझे इसका परासरण दाब निकालना है सांद्र विलियन का, तो मैं इस विलियन ए को उठा के यहाँ भरूंगा। इस विलियन का मुझे परासरण दाब निकालना है। मैंने आपको सिखाया था कि जिस भी विलियन का परासरण दाब आपको निकालना हो उस विलियन के बराबर में शुद्ध विलायक रखना पड़ेगा। ये बात समझ लो, हार्ड एंड फास्ट रूल है। बताओ समझाया नहीं था क्या कि आपको
आपने क्या करा, ये विलियन ए उठाया, यहाँ भर दिया। यार चल तेरा परासरण दाब निकाल के देखेंगे तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, ठीक है। और यहाँ क्या भरूंगा बताओ, यहाँ तो बेटे मैं शुद्ध विलायक ही तो भरूंगा। क्या भरूंगा, शुद्ध विलायक, खाली पानी। तो इसका परासरण दाब निकालना तो इसे यार यहाँ भरो ना। और बेटे इसका परासरण दाब निकालना इसे यार दूसरे बर्तन में भरो ना, बी को। ये भर लिया हमने बी, दूसरे बर्तन में बी भर लिया, और इसके बराबर में भर दिया आपने शुद्ध विलायक, जैसे शुद्ध जल, अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। अब बताओ, अब यहाँ क्या है बेटे, ए कैसा है, ए तो है सांद्र विलयन, और बी क्या है, तनु विलयन। ध्यान से समझते रहियो, बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। अब हम जो है एकदम केमिस्ट्री की पराकाष्ठा पे आ गए, एकदम लास्ट लिमिट पे, थ्रेशोल्ड केमिस्ट्री है एकदम ये। ऐसी केमिस्ट्री जो बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी, आपके जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का खेल है। तो लेट्स डू, देखो बहुत मजा आएगा। मुझे यूं बताओ, यहाँ पानी है, यहाँ सांद्र विलयन है, यहाँ पानी है, यहाँ तनु विलयन है। तो बेटे सांद्रताओं में अंतर यहीं तो ज्यादा है, पानी और सांद्र विलयन। यहाँ सांद्रताओं में अंतर बहुत ज्यादा है, पानी और तनु विलयन। यहाँ तो यार सांद्रताओं में अंतर कम है। जब सांद्रताओं में अंतर कम है तो परासरण की क्रिया धीरे धीरे होगी। यदि परासरण का वेग मैं यहाँ V1 कह दूं, जब शुद्ध पानी और तनु विलयन की सांद्रताओं में डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो परासरण की क्रिया का स्पीड स्लो होगा। और बेटे जब परासरण की क्रिया का स्पीड स्लो होगा तो इस स्लो स्पीड वाले या धीमी गति से चलने वाले परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आपको बेटे दाब भी कम लगाना पड़ेगा। कम दाब लगा के ये परासरण की क्रिया रुक जाएगी। और जब तनु विलयन का परासरण दाब निकालने के लिए आपको कम दाब लगा के ही परासरण की क्रिया रुक जाती है, तो कम दाब, जितना दाब लगाकर परासरण की क्रिया रुकती है उसे ही तो आप परासरण दाब कहते हो। तो बताओ तनु विलयन का परासरण दाब कम नहीं होगा क्या? होगा नहीं कम परासरण दाब तनु विलयन का। और इधर आ जाइए जरा, विलायक और सांद्र विलयन की सांद्रताओं में अंतर बहुत ज्यादा है बेटे। और जब अंतर ज्यादा है तो बेटे परासरण की क्रिया बहुत तेज होगी। और जब यहाँ परासरण की क्रिया तेज होगी तो उस तेजी से या तीव्र गति से होने वाली परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बेटे आपको दाब भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो तनु विलयन की परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक के साथ, सांद्र विलयन की परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक के साथ। यहाँ तनु विलयन में परासरण की क्रिया धीमी गति से होगी, यहाँ तेज गति से होगी। जहां परासरण की क्रिया धीमी गति से होगी वहां परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम दाब लगाना पड़ेगा। और बेटे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बताओ तनु विलयन का परासरण दाब कम नहीं है क्या? और बेटे सांद्र विलयन का परासरण दाब अधिक नहीं है क्या? बताओ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे एक बहुत बढ़िया बात करेंगे, चलो। हमें पता चली एक बात, पता क्या पता चला? हमें पता चला कि जो सांद्र विलयन होता है ना, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन का परासरण दाब, सांद्र विलयन का परासरण दाब बेटे अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं कि उनमें भी गलत लिखा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आती है बात। और बेटे जो तनु विलयन होता है ना, तनु विलयन, तनु विलयन का परासरण दाब क्या होता है? तनु विलयन का परासरण दाब होता है बेटे कम, ठीक है। परासरण दाब और वाष्प दाब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इस बात को ध्यान रखना। दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसका वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। तो चलो एक और अच्छी सी बात कर रहे हैं हम, एक नया स्टेप सीख रहे हैं। हम सीखेंगे व्युत्क्रम परासरण। क्या सीखेंगे बेटे? व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे सारी दुनिया बोलती है RO।
क्या बोलती है? आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आरओ। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझेंगे बेटे, ठीक है। तो बच्चों क्या सीखना है हमें? व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मान लो हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में मैंने बीच में लगा दिया वही अपना पुराना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान से समझियो। और बेटे इधर भर दिया मैंने शुद्ध जल। क्या भरा बेटे? शुद्ध जल भर दिया, या शुद्ध विलायक, शुद्ध जल ही भर दिया यार इधर। और बेटे इधर भर दिया अशुद्ध जल। क्या भरा बेटे? अशुद्ध जल। और आपको पता कि अशुद्ध जल को तो आप विलियन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विलियन। और बेटे इधर हमने लगा दिया एक खतरनाक सा पिस्टन। क्या लगा दिया? खतरनाक पिस्टन ये लगा दिया। ये इसका हैंडल है और ये हैंडल यहां तक जा रहा है इसका पिस्टन का, ठीक है। शुद्ध जल है, यो अशुद्ध जल है। शुद्ध जल है इसका मतलब सांद्रता या इसकी क्या होगी? सांद्रता कम होगी। इसे तनु कह दो, इसे सांद्र। यह विलयन है, विलायक है। आपको पता कि परासरण की क्रिया ऐसे ही तो होगी। परासरण की क्रिया कहां से कहां होगी? शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होगी परासरण की क्रिया, क्योंकि ये तो तनु है, ये सांद्र है। भाई अशुद्ध जल में कुछ ना कुछ अशुद्धियां तो होंगी, और वे अशुद्धियां पानी में घुल के उसे विलयन ही तो बना दी होंगी बेटे। तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की तरफ होगी। अब आप यार एक काम करो ना, आप इसे पिस्टन को दबा दो। यदि आप पिस्टन को दबाओगे तो परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और दबाओ, और धीमी हो जाएगी। और दबाओ, और धीमी हो जाएगी। आप इसे पिस्टन को इतना दबा दो कि परासरण की क्रिया रुक जाए। तो जब आप पिस्टन को इतना दबा दोगे कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, तो उस समय जितना आपने दाब लगाया उसे तो आप परासरण दाब ही कहा था आपने, ठीक है बेटे। पर हमें पिस्टन को वहीं नहीं रोकना है। आपने जब पिस्टन को इतना दबा दिया कि परासरण की क्रिया रुक गई है, अब बेटे पिस्टन को इतना दबाओ कि परासरण की क्रिया बेटे विपरीत दिशा में होने लगे। कहां होने लगे? विपरीत दिशा में। तो पिस्टन को दबाने पर यानी कि अशुद्ध जल पर आप बाह्य दाब जब बढ़ाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी। और बेटे जब परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी तो आपको अशुद्ध जल से शुद्ध जल मिलना शुरू हो जाएगा। अशुद्ध जल से क्या मिलेगा? शुद्ध जल। और अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की इस क्रिया को ही हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। और सारी दुनिया इसे कहती है आरओ। कि यार हमने तो घर में आरओ लगवा रखा, यार हमें तो डॉक्टर ने यूं कहा कि आरओ का पानी पीना है। और बहुत बड़े बड़े प्लांट आरओ के लगे हुए हैं आपके आसपास भी और मार्केट्स में भी। और वे जो आरओ के प्लांट्स जिन लोगों के लगे हुए हैं, यदि आप उनसे पूछ लो ना कि भैया, अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, जरा बताना ये आरओ का मतलब क्या होता है, तो वे बताएंगे कि आरओ का मतलब होता है शुद्ध जल, ठीक है। अब आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, कि जो परासरण की क्रिया यूं हो रही थी आपने दाब बढ़ा के उसे यूं कर दिया, और ऐसा करने से आपका जो अशुद्ध जल था वो शुद्ध जल में कन्वर्ट होने लग गया। और इस शुद्ध जल को हमने कहा रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर या आरओ वाटर। तो हमें बेटे लिखना क्या है? लिखना यह है कि आप शुद्ध जल व अशुद्ध जल लो। शुद्ध जल व अशुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर आप क्या करोगे? पृथक करने पर परासरण की क्रिया बताओ कहां होगी? परासरण की क्रिया शुद्ध जल से, परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर, अशुद्ध जल की ओर होने लगती है, ठीक है बेटे। शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। परंतु अशुद्ध जल पर
अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगाने से परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में, परासरण की क्रिया कहाँ होगी बेटे? फिर विपरीत दिशा में होने लगती है। ठीक है बेटे, परासरण की क्रिया कहाँ होने लगती है? विपरीत दिशा में होने लगती है, जिससे अशुद्ध जल, वो जो बेटे अशुद्ध जल आपने बाईं तरफ लिया उसमें चित्र में, अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदलने लगता है। ठीक है, अशुद्ध जल बेटे किस में बदलने लगता है? शुद्ध जल में बदलने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटे? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटे? रिवर्स ऑस्मोसिस। बताओ समझ में आई क्या बात आपके? यार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लियो बेटे स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया है आज। ठीक है बेटे, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटे प्लेलिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई करो और नोट्स अपने सुंदर से फर्स्ट क्लास से नोट्स बनाते रहो, जिससे एग्जाम में आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए हैं और लाने हैं आपको इस दुनिया को चलाना है बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।